Hello students, how are you? My name is Chandra Prakash, CPG sir from Resonance, and today I am here to discuss the video solution of Physics JEE Mains paper which was held today 29 Jan in the second shift. Let us start with the first question. चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो आज के पेपर का जो सेकंड शिफ्ट का पूछा गया था वो है ट्रुथ टेबल का सेमीकंडक्टर्स चैप्टर का लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है और एक सिंपल स्टैंडर्ड हमारा एनसीईआरटी का सर्किट है जिसमें दो नॉट गेट हैं, दो एंड गेट और एक और गेट है. एक्चुअली में इसको हम एनसीईआरटी में बोलते हैं एक्सओआर गेट और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है आउटपुट ये होता है हमारा ए डॉट दैट इज एंड बी नॉट प्लस बी एंड ए नॉट. ये तो हो गया हमारा और गेट का और ये डॉट हो गया हमारे दो एंड गेट्स का. और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है. लाइक जब हम ए और बी को दोनों को जीरो रखते हैं तो हो जाएगा हमारा ए डॉट 0.1 प्लस 1.0 दैट इज इट विल बी 0. और सिमिलरली जब हम 0 और 1 रखते हैं तो हो जाएगा 0.0 जो कि आंसर हमारा 0 आ जाएगा और प्लस बी मतलब कि 1.1 जो कि 1 आ जाएगा तो ये आ गया 1. ऐसे ही आप चेक करेंगे तो सारे आपको रिजल्ट सही मिल जाएंगे. तो ये हमारा सिंपल स्टैंडर्ड एक्सओआर गेट है. काफ़ी बच्चों को तो सर्किट देखते ही पता था कि इट इज़ एक्सओआर गेट और तुरंत बुलियन एक्सप्रेशन लिखा उन्होंने. यहाँ से हमारा ए नॉट आउटपुट मिलेगा, यहाँ से बी पूरा मिलेगा, इधर से ए पूरा मिलेगा, यहाँ से बी का नॉट मिलेगा. तो इजीली हम जो है उसको सम अप करके और सिंपल रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं. तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा सेकंड. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा सर्कुलर मोशन चैप्टर का बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था. इसमें क्या बताया है कि एक पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 2. तो 2 की स्पीड से जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इन सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर्स विथ सेंटर एट 0 0. तो इसका जो सर्कल है उसका सेंटर है ओरिजिन पर और रेडियस है 2 मीटर्स. और क्या पूछा है कि जब ये 2,0 पर है, यहाँ आएगा कोई पॉइंट हमारा 2,0 तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होंगे. ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है मतलब इसके पास केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन होगा हमारा सेंटर की तरफ. और वेलोसिटी तो आपको पता ही है कि हमेशा टेंजेंशियल होती है. सो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा हमारा वेक्टर में v² अपॉन r इंटू माइनस आई कैप दैट इज -2i. और वेलोसिटी वेक्टर है हमारा v माइनस जे कैप दैट इज -2j. तो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर आ गया जो कि उन्होंने पहले पूछा है वो हो गया -2j कैप और एक्सेलरेशन वेक्टर जो कि उन्होंने बाद में पूछा है वो हो जाएगा हमारा -2i कैप. ये बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन. चलिए लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन और वो हमारा EM वेव्स का आया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिस थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है. E0 इज मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B0 इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और हमें कुछ दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. स्टेटमेंट 1 क्या, इट विल नॉट बी अफेक्टेड, यू कैन से डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आपने एनसीईआरटी में ही पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारा E0 इज रूट ऑफ μ0 अपॉन f0 इंटू B0. और अगर हमारी वेव वैक्यूम या एयर में चल रही हो तो ये होता है हमारा CB0 एंड C इज 1 अपॉन रूट μ0 इंटू ε0. सो ये तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है. तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर से केपलर लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है. या फिर ऐसे हो सकते हो कि आप जो हम सैटेलाइट अराउंड अर्थ लेते हैं तो सैटेलाइट टेक 24 आवर्स मतलब इसका टाइम पीरियड दे रखा है
और ये अर्थ का सैटेलाइट है, और अगर डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर इज रिड्यूस्ड बाय 1/4, इफ इट इज रिड्यूस्ड बाय 1/4 बचेगा हमारा 3/4, तो 1/4 से उसको कम कर दिया हमने। तो हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट GM r का पावर 3/2। सो फर्स्ट केस में जो है हमारा टाइम पीरियड t2 अपॉन t1, इट विल बी r2 अपॉन r1 का पावर 3/2। जैसे हमारा केपलर लॉ होता है बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही। और t2 हमें निकालना है, t1 दे रखा है 24 आवर्स, r2 रिड्यूस्ड बाय 1/4 मतलब कि बच कितना गया 3/4 आर अपॉन r का पावर 3/2, दैट इज 3/4 का पावर 3/2। तो t2 हो गया हमारा 24 इंटू 3/4 इंटू रूट 3/2, दैट इज 9√3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 9√3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइन। ये भी बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। इसमें एक हमारा है स्मूथ इंक्लाइन और एक है रफ इंक्लाइन। स्मूथ इंक्लाइन पर हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g sin थीटा, और रफ इंक्लाइन पर वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो हमारे दोनों आइडेंटिकल इंक्लाइन, दोनों की लेंथ बराबर होगी। यहाँ से स्लाइड करके ये नीचे आ गया, यहाँ से स्लाइड करके नीचे आ गया। इस केस में मान लीजिए टाइम लगा t1 और इस केस में इसको टाइम लगा t2। सो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, L इज इक्वल टू हाफ g sin थीटा इंटू t1 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाफ इंटू g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू t2 स्क्वायर। एंगल हमारा 45 डिग्री है, सो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो व्हाट विल बी लेफ्ट विच इज t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू इंटू t2 स्क्वायर। और हमें क्या बताया है कि रफ इंक्लाइन पर इसको n टाइम्स टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है t2 जो हो गया आपका वो हो गया n/t1। सो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू इंटू n स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। सो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था हमारा, और बच्चे जब भी फ्रिक्शन पढ़ते हैं अपना सबसे बेसिक क्वेश्चन हमें यही मिलता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन दे रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, जहाँ पर लिखा है कि ए जो है वो रेडियस है, और दूसरी इक्वेशन और दी है हमें x माइनस ए टी होल स्क्वायर प्लस x माइनस टी बाई बी का होल स्क्वायर। आई थिंक इट इज y माइनस टी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और क्वांटिटी t की डायमेंशन बताई हैं t का पावर -1। वैसे जनरली क्या होता है बच्चे t देख के टाइम लिख देते हैं, लेकिन उन्होंने टाइम इनवर्स थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए t की डायमेंशंस टाइम इनवर्स दी हैं। तो पूछा है कि a और b की डायमेंशंस क्या होंगी। तो देखिए हम ये दो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन तभी अलाउड होगा जब दोनों तरफ डायमेंशंस सेम हो, मतलब कि जो हमारी x है उसकी डायमेंशंस और a इंटू टी की डायमेंशंस दोनों सेम होनी चाहिए। x हमारा क्या है, डिस्टेंस है, लिखा है रेडियस है, तो ये सारी डायमेंशन अपनी डिस्टेंस वाली डायमेंशंस होंगी। तो इसकी डायमेंशन हो गई l, a की डायमेंशन मुझे निकालनी है, और इसकी डायमेंशन दे रखी है आपको t का पावर -1। तो हमारी a की डायमेंशंस हो गई l इंटू टी, जो कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रही हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या था कि बच्चे t देखकर पढ़ते ही नहीं है और उसको टाइम मान लेते हैं। उन्होंने t की डायमेंशंस टाइम इनवर्स मतलब फ्रीक्वेंसी टाइप की डायमेंशंस दिए हैं हमें। सिमिलरली सेकंड टर्म में y भी हमारा डिस्टेंस है,
तो जो डायमेंशंस y की होंगी वही डायमेंशंस हमारी t अपॉन b की होंगी। ये हमारा l है, ये t का पावर -1 अपॉन b की डायमेंशंस। तो व्हाट वी गेट इज b की डायमेंशंस हमारी l की पावर -1 और t की पावर -1। ये बन गई हमारी b की डायमेंशंस। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिक जिसको पता है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक न्यूटन लॉस प्लस काइनेमेटिक्स का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया है कि हम एक 20 kg का ब्लॉक है और वो रेस्ट पे है। 20 kg का ब्लॉक रेस्ट पे और उसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया F। 20 सेकेंड्स के लिए इसको फोर्स को लगाया गया है। तो 20 सेकेंड्स में ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, सपोज v। और उसके बाद हमने फोर्स को रिमूव कर दिया, हटा दिया फोर्स को। फोर्स हटाने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो कर दिया हमने। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और इट मूव्स 50 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। तो ये 10 सेकेंड जो है उसमें 50 मीटर्स मूव कर गया। इसका मतलब है इसके बाद जो वेलोसिटी होगी इसकी वो हो जाएगी 50 अपॉन 10, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसको जो एक्सेलरेशन मिला होगा वो होगा फोर्स अपॉन मास। और फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, तो वेलोसिटी हो चुकी है 5, u इनिशियल 0 था, एक्सेलरेशन हो गया हमारा f बाई 20 इंटू 20 सेकेंड्स। सो वी गेट f इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन्स। तो हमारा आंसर क्या है 5 न्यूटन्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, न्यूटन्स लॉस प्लस काइनेमेटिक्स को यूज़ करता हुआ क्वेश्चन था हमारा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा और ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। और इसमें क्या बताया कि एक स्क्वायर लूप को हमने धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसको स्लोली हमने आउट कर दिया 0.1 सेकेंड्स में। स्लोली का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी जिससे हमने इसको निकाला है वो हो जाएगी हमारी L अपॉन टी, दैट इज 10L। L आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 5/5 का लूप है, पूरा बाहर निकालना है हमें। और जो t है वो दिया था हमें 0.1 सेकेंड्स, तो वो हमारा 10 बन गया फैक्टर। हाँ, अब देखिए हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो फोर्स जो होगा जैसे ये लूप बाहर मूव करना चालू पड़ेगा, ये वाला वायर तो बाहर आ जाएगा, तो उसमें तो कोई इंडक्शन नहीं होगा। ये दोनों पार्ट्स वेलोसिटी के पैरेलल होंगे, इसमें भी कोई इंडक्शन नहीं होगा। तो इंडक्शन होगा कल इस पार्ट में। तो यहाँ पर अपना फोर्स जो लगेगा BIL, तो I जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा EMF इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस, और EMF एक वायर में होगा BLV अपॉन R इंटू L। ये बन गया हमारा फोर्स। और वर्क डन हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मुझे L लेंथ को बाहर निकालना है। तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा F इंटू L, तो हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू L, दैट इज 40 स्क्वायर, L का क्यूब आ गया इंटू वेलोसिटी 10L, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय R, दैट इज 10। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है हमारा 10 का पावर 6। सो दिस इज द राइट आंसर, 10 का पावर 6। काफ़ी सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन था। हल्का भी मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट है आपने स्टडी किया है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा विस्कोसिटी चैप्टर में से लिया गया है और इसमें क्या बताया है कि एक सरफेस है, उसके ऊपर हमने एक ऑयल का लेयर लगा दिया है। ऑयल का लेयर, ये हमारा फिक्स सरफेस है और उसके ऊपर हमने कुछ डी थिकनेस 0.1 mm का ऑयल का लेयर लगा दिया और उसके ऊपर हम एक ब्लॉक को मूव कर रहे हैं और हमने कितना फोर्स लगाया है वो है हमारा 0.1 न्यूटन्स का। 0.1 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया। इसका जो बेस एरिया है नीचे का, जो ऑयल के साथ कांटेक्ट में है,
वो आपको दे रखा है 25 मीटर स्क्वायर। स्लोली पुल कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। सो इसके ऊपर जो न्यूटन लॉ के हिसाब से जो विस्कस फोर्स लगेगा वो जाएगा ईटा ए इज़ द बेस एरिया। जो भी इसकी वेलोसिटी होगी यही बनेगी हमारी इस लेयर की वेलोसिटी, और बॉटम की है 0, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा हमारा v अपॉन डी। डी इज़ द थिकनेस। तो फोर्स रिक्वायर्ड जो आएगा हमारा वो बन जाएगा ईटा ए वी अपॉन डी। इन्होंने स्पीड पूछी है तो हो जाएगी F इंटू डी अपॉन ए इंटू ईटा। अब फोर्स आपको दे रखा है 0.1, डी दे रखा है 0.1 mm डिवाइडेड बाय ए आपको दिया हुआ है 25, और ईटा हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डेकापॉइस, मतलब SI सिस्टम में आपको दे रखी है वैल्यूज़ की, और यह 6 इंटू 10 का पावर -5, तो ये -2 -3 ये हमारे -5 से कट गए, तो ये बच गया 1/150 in meters per second. So the right answer is 1/150 meters per second. सिंपल क्वेश्चन था, जिसको बेसिक्स ऑफ विस्कोसिटी पता है वो इजीली उसको आंसर कर सकता था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AC चैप्टर में से लिया गया है, और ये हमारा एक सीरीज LCR सर्किट है और एक सिंपल प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है। 220 वोल्ट का AC सोर्स हमने लगाया है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आपका I1, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2। तो I1 तो बनेगा हमारा 220 अपॉन Z, वेयर Z इज रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और I2 बनेगा हमारा 220 अपॉन R दैट इज 40। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, कभी XL ज़्यादा होगा कभी XC ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से Z विल कीप ऑन ऑक्सीलेटिंग। तो हमसे पूछा गया है कि I1 क्या हमेशा ज़्यादा होगा I2 से, या फिर I1 कभी ज़्यादा नहीं होगा, या हमेशा बराबर होंगे। लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, I1 ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होंगे। ये डिपेंड करेगा हम कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा XL आएगा ओमेगा L और XC 1/ओमेगा C। तो इनकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। लेकिन हाँ, अगर रेजोनेंस कंडीशन आएगी तो आपको पता है कि एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 220/40, और I2 भी 220/40 है। सो यू कैन से I1 विल बी इक्वल टू I2 एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर नहीं होंगे, और कभी I1 ज़्यादा कभी I2 ज़्यादा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारी हो सकती हैं। सो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि एट रेजोनेंस कंडीशंस दोनों में करंट बराबर, क्योंकि उनका RMS वोल्टेज भी बराबर है और रेजिस्टेंस भी दोनों में सेम लगा हुआ है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर में से लिया गया है, और बहुत ज़्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो आपका जो म्यू होता है, इसको हम AM अपॉन AC कहते हैं। इन्होंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है, और AM जो होता है वो हमारा A max माइनस A मिनिमम अपॉन A max प्लस A मिनिमम, क्योंकि A max क्या होता है हमारा मॉड्यूलेटेड वेव का AC प्लस AM, और A मिनिमम क्या होता है हमारा AC माइनस AM। तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो AM आ जाएगा, और ऐड करूँगा तो AC आ जाएगा। तो सिंपली आप पुट कर दो इसको, तो इट विल बी 14 माइनस 6 अपॉन 14 प्लस 6, दैट इज 8/20, और यू कैन से 0.4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इजीली इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमारा एसएचएम चैप्टर का लिया गया है और एक फंडामेंटल आपकी एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है, जो कि आपको पता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होती है। तो इसमें k की वैल्यू आपकी आ गई 25, लेकिन आपको पता है कि k जो होता है हमारा, तो यहाँ से ओमेगा निकाला जा सकता है, ओमेगा रूट k बाय m होता है। तो ये हो गया हमारा k 25 और मास ऑफ द ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल दे रखा है आपको 250 ग्राम्स, मतलब कि 0.25 kgs। तो ये हो गया हमारा 100 रूट लेकर 10 और मैक्सिमम स्पीड दी है 4। मैक्सिमम स्पीड एसएचएम में हमारी क्या होती है, ए ओमेगा। तो मैक्सिमम स्पीड दी है 4 ए और ओमेगा आपने निकाल लिया 10, तो ए आ गया मेरा 0.4 मीटर्स, दैट इज 40 सेंटीमीटर्स। 40 सेंटीमीटर्स। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक एसएचएम का पहला लेक्चर ही हमारा इसी बेस्ड होता है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसे मान लीजिए कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं लाइक जैसे आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर, उसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए गए हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th हमारा ये मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर का लिया गया है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो हमारा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है h अपॉन रूट 2m k हो जाएगा हमारा q इंटू वी। इन्होंने दो कंपैरिजन करवाए हैं, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास है अल्फा पार्टिकल का जो मास है प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है और चार्ज जो होता है वो उसका डबल होता है। तो अगर मैं ये लैम्डा फॉर प्रोटॉन मान लूँ तो लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल जो आएगा मेरा वो आ जाएगा h अपॉन रूट 2m की जगह 4m, q की जगह 2q इंटू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें चाहिए लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। तो आई थिंक ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 8, दैट इज़ 1 अपॉन 2 रूट 2। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पुराने कई बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, कुछ खास नया नहीं है इस क्वेश्चन में। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं। तो हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी 20 रूट 2 एट 45 डिग्रीज और इसका पाथ हो गया पैराबोलिक। हमें क्या निकालना है, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। 2 सेकंड के बाद कहाँ होगा, तो लेट अस सी 2 सेकंड के बाद ये कहाँ होगा। तो 2 सेकंड के बाद इसका मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूँ एक बार, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये तो 4 सेकंड आ रहा है, इसका मतलब 2 सेकंड के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये होगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा, दैट इज 20, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो हमारा मैक्सिमम हाइट के बराबर ही हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम होगा ये मुझे फाइंड करना है। तो अपना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा एम, वेलोसिटी हो गई 20, आर परपेंडिकुलर हो गया आपका यू स्क्वायर, दैट इज 20 रूट 2 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g 20। ये कट गया हमारे 20 कट गया, ये आ गया 400। तो इसको उन्होंने बोला k, एंगुलर मोमेंटम इज k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट k। तो अगर k 400 है तो हमारा रूट k कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज 20। बिल्कुल हमारा फंडामेंटल एंगुलर मोमेंटम पे एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा कुछ मिक्स क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी और एसएचएम कई चैप्टर्स को साथ में कंबाइन करता हुआ क्वेश्चन है। और इसमें क्या दिया है कि एक मैन पुल्स अ बकेट आउट ऑफ वेल, एक बाल्टी निकाल रहा है आफ्टर फिलिंग इट विथ वाटर, देन वर्क डन बाय मैन ऑन द बकेट। तो ऊपर की तरफ पुल कर रहा है और
डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वर्क डन जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव बिकॉज फोर्स अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन द अबव सिचुएशन। अब डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड हो रहा है लेकिन ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो उसका वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, ब्लॉक इज स्लोली पुल्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, देन वर्क डन बाय फोर्स। डेफिनेटली फोर्स भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो वर्क डन क्या होगा इसका पॉजिटिव ही आएगा। चौथा क्या है, बॉब इज ऑक्सीलेटिंग इन एयर एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस के कारण ये रुक गया। देन वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फोर्स का वक्त वैसे भी नेगेटिव ही होगा हमारा, क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो उनका वर्क डन जो है वो क्या होगा नेगेटिव। इसका मतलब है कि हमारे सारे ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का क्वेश्चन है और ये इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट पे बेस्ड है। जो हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट होता है, जिसमें ये प्राइमरी सर्किट हमारा और ये हमारा सेकेंडरी सर्किट, जिसमें एक ई और आर हमने लगा दिया और बैलेंस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है कि हम एक 5 ओम का रेजिस्टेंस अगर बैटरी के अक्रॉस लगा देते हैं पैरेलल में, तो हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है 200 सेंटीमीटर्स पे। लेकिन वहीं अगर हम अपने सर्किट में कुछ अलग रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में बैटरी के अक्रॉस, कितना दिया है हमें, पहले केस में हमने लगाया 5 और दूसरे केस में 15। ये आप लोग जैसे पढ़ते हैं इवन एनसीईआरटी में भी कि हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो उसी पर बेस्ड है। और हमें बैलेंस लेंथ मिलता है 300 के ऊपर। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? दोनों में जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें अलग करंट फ्लो करेगा। इसमें फ्लो करेगा E/5 + R, इसमें फ्लो करेगा E/15 + R, और ऊपर से 200 पर बैलेंस है और यहाँ पे 300 पर। फाई मान लेते हैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पोटेंशियोमीटर वायर का। तो फर्स्ट सर्किट में इक्वेशन बन जाएगा E/5 + R × 5, ये बन जाएगा इसका वोल्टेज, वही इसका वोल्टेज, वही इसका वोल्टेज। तो ये बन जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट 5 × 200। सेकेंड केस में बस रिप्लेस 5/15 और ये हो जाएगा हमारा 5 × 300। दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 15/15 + R × 5 + R/5 इज इक्वल टू 3/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 से 3 कट गया, 10 + 2R इज इक्वल टू 15 + R। सॉल्व किया, R आ गया हमारा 5। सो द आंसर इज 1। सिंपल क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हमारा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन रहता है इसमें, पोटेंशियोमीटर के जो भी हमारे 3-4 एप्लीकेशंस हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा मॉडर्न फिजिक्स का है, वापस बोर मॉडल पर। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी। इसमें जो हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है n² / Z × A0। अब पहला दिया हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस है 0.6, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो आपको 0.529 के आसपास होती है, अपने को 0.6 एंगस्ट्रॉम माननी है। तो पूछा क्या है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+। तो थर्ड ऑर्बिट मतलब 3, हीलियम का हो गया हमारा Z2 और इंटू ये दिया 0.6, तो 9/2 × 0.6, मतलब कि हमारा हो गया ही 2.7 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमारा फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वापस क्वेश्चन आया है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L, और इसको मैंने फोल्ड करके 4 टर्न्स बनाए एक सर्कुलर लूप के, 4 टर्न्स, और दूसरे केस में मैंने 1 टर्न बनाया है।
तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको 32 दे रखी है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4। तो अगर हम इसको n टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला आता है b का म्यू नॉट n i अपॉन 2 इंटू आर। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका रेडियस r बनाए तो 2 पाई r तो एक लूप हो गया, इंटू n कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा l। तो इसका मतलब है रेडियस कितना हो जाएगा हमारा l अपॉन 2 पाई n। सो इट बिकम्स म्यू नॉट n स्क्वायर i अपॉन i इंटू पाई अपॉन l आ गया। इसका मतलब b इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एक बार हमने 4 टर्म बनाए, एक बार एक, तो आप हो सकते हैं b1 अपॉन b2, इट विल बी 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। और फर्स्ट केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड को दे रखा है 32 टेस्ला और सेकंड केस में पूछा है तो 32 अपॉन b2, इट विल बी 16 अपॉन 1। दिस इम्प्लाइज सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका 2। सो द राइट आंसर इज 2 टेस्ला। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा मीटर ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन ही पूछा गया है। इसमें 2 रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो उनका इक्वलेंट हो गया मेरा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 10 और बैलेंस हो गया हमारा 40 पर। सेकंड केस में इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो हो गया हमारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 5। अब इन्होंने बताया कि बैलेंस लेंथ इंटरचेंज हो गया, 60 का 40, 40 का 60 हो गया। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई और पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट R1 इंटू R2। आई थिंक इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या होगा हमारा R1 प्लस R2 कट जाएगा, इधर से 60 40 40 60, जस्ट मल्टीप्लाई द 2 इक्वेशंस तो आपको मिल जाएगा R1 इंटू R2 और उधर से राइट साइड तो हमारा 1 हो गया, R1 प्लस R2 हमारा कट ही गया तो R1 इंटू R2 यहाँ पर था हमारा अपॉन 10 और वहाँ पे आ गया मेरा 5। तो मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं इसको तो ये आ जाएगा R1 R2 ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा मेरा 10 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास। सो मेरा राइट आंसर क्या है 2। सिंपल है, 5 ऊपर चला जाएगा हमारा, फिर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजीली अपना जो है वो आंसर आ गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा है न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर बेस्ड। इसमें क्या बताया कि 2 सब्सटेंसेस हैं और वो सेपरेटली डीके कर रहे हैं, इनकी हाफ लाइफ हैं 1 डे और हाफ डे, तो 2 दिन के बाद कितना कितना इनका मास बचा होगा। तो आपका जो फॉर्मूला है डीके का, ए से बी अगर डीके हो रहा है तो अमाउंट जो होता है एन नॉट अपॉन 2 का पावर n, फिर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो जो मास बच गया m अपॉन एटॉमिक मास, m नॉट अपॉन एटॉमिक मास 2 का पावर n। तो एटॉमिक मास तो कट ही जाएगा, तो आपको 2 का कंपैरिजन करना है, तो अपने आपस में ही उनके एटॉमिक मास कट चुके होंगे। तो मुझे क्या निकालना है, मास ऑफ फर्स्ट अपॉन मास ऑफ सेकेंड आफ्टर 2 डेज। तो 2 दिन में इसकी फर्स्ट वाले की 1 डे हाफ लाइफ है, तो 2 हाफ लाइफ हो चुकी होंगी 2 दिन में, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 का पावर 2। एम नॉट बराबर है दोनों के 320 320, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और दूसरे का है हाफ लाइफ हाफ डे, तो 2 दिन में उसकी 4 हाफ लाइफ हो चुकी होंगी, तो 1 अपॉन 2 का पावर 4, तो इट कम्स आउट टू बी 4:1। सो अपना आंसर क्या होगा 4:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए थे कि उसमें आपको एटॉमिक मास दे रखा, उसको यूज़ कर लिया था उन्होंने, लेकिन एक्चुअली में हर एक के रिएक्शन में एटॉमिक मास कट ही जाएगा। फिर मैं मास का रेशियो निकालूंगा तो फिर मेरा जो एम नॉट वाला फैक्टर है वो भी दोनों का इनिशियल सेम दे रखा है 320 320, तो वो फैक्टर भी मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ना एटॉमिक मास काम आएगा और ना
हाँ, अगर मास इनिशियल डिफरेंट होते तो वो मेरा रोल प्ले करते, लेकिन एटॉमिक मास कोई रोल प्ले नहीं करेगा यहाँ पर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा हाउ टू इम्प्रूव द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमारा जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो साफ दिख रहा है हमें कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिजॉल्विंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं था, सीधा सीधा एक ऑप्शन आपको साफ सुथरा दे रखा है जो हमारा राइट चॉइस बनेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्या है, आरएमएस स्पीड और एवरेज स्पीड। ये इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का जो अपना केटीजी वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन पूछा, और अपना आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3 RT/m। इट इज़ सम a + 5 अपॉन a टाइम्स द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा 8 RT/m। जो दोनों कंपेयर करना है, स्क्वायर कर दो इनको, तो ये आ गया 3 = a + 5 अपॉन a इंटू 8/5। पाई अपना कितना होता है 22/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको, तो हो जाएगा हमारा 3a × 22 56 × a + 5। कुछ हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो 33a = 28a + 28 × 5 आई थिंक 140। तो 5a = 140। तो a आ गया हमारा 140/5, दैट इज 28। 28 इज द राइट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि एक चार्ज है 20 कूलाम का, और इसको हम कोई पॉइंट है 1,2, वहाँ से इसको ओरिजिन पर ले गए 0,0 पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हमारी इधर 30 न्यूटन पर कूलम। देन व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा पार्टिकल को, कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी भी पाथ से ले जाएं सेम रहेगा, लेकिन हम जो है सपोज डायरेक्ट पाथ चूज़ कर लेते हैं। तो जब ऐसे ले जाऊंगा इस पार्ट में कोई वर्क नहीं होगा, इस पार्ट में ही इस डिस्प्लेसमेंट के कारण ही वर्क होगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा वो हो जाएगा Q × E, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अगेंस्ट में हो गया हमारा 1 मीटर का। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो ये -QE × 1 हो जाता, दैट इज -Q। चार्ज है हमारा 20, इलेक्ट्रिक फील्ड 30 × 1। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, ये तो हो गया हमारा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इन्होंने पूछा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वर्क, वो हो जाएगा हमारा 600। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो हमारा -600 हो जाता, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हो जाएगा अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल है, द राइट आंसर इज 600। कुछ बच्चों ने कन्फ्यूजन में -600 जरूर टिक किया होगा, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या है 600। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स को भी कंबाइन करता हुआ, जिसमें क्या बताया कि एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है और टेंजेंशियल और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा बराबर है मैग्नीट्यूड में, दैट इज AC = 80 इन मैग्नीट्यूड, दैट इज V²/R = dV/dt। इनिशियल स्पीड इसकी V0 है, तो कितना टाइम लगेगा इसको 90 डिग्री घूमने में। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन भी मिल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी V0 दे रखी है, और ये V, और ये टाइम हो गया मेरा 0 से t। इसको मैंने इंटीग्रेट किया 1/(-1/V0 -1/V (t/R). दिस इम्प्लाइज 1/V = 1/V0 -t/R. So V becomes out to be V0R/R - V0 t.
v एज अ फंक्शन ऑफ t तो आ गया, लेकिन मुझे टाइम तक पहुंचना है, एक बार और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो v को लिख दो ds अपॉन dt, v नॉट r अपॉन r माइनस वी नॉट टी। ds हो गया मेरा v नॉट r इंटू डी टी अपॉन r माइनस वी नॉट टी, 0 से पाई r बाई 2, 0 से t, इंटीग्रेट कर दिया इसको, पाई r बाई 2, वी नॉट r ln r माइनस वी नॉट टी अपॉन r माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस वी नॉट। इसका डेरिवेटिव डिवाइड कर दिया हमने, वी नॉट कट गया, r कट गया, तो ये आ गया माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू ln r माइनस वी नॉट टी अपॉन r। लॉग को वहाँ ले गए, एक्सपोनेंशियल बन गया, 1 माइनस वी नॉट टी अपॉन r इज इक्वल टू ई का पावर माइनस पाई बाई 2। इसको वहाँ शिफ्ट किया, उसको यहाँ शिफ्ट किया, तो अपना जो आंसर आ गया ये आ गया हमारे पास 1 माइनस ई का पावर माइनस पाई बाई 2 इंटू आर बाई वी नॉट। तो हमारा राइट आंसर है सेकेंड, आर बाई वी नॉट इंटू दिस पार्ट, है ना। सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है हमारा क्वेश्चन, रिलेटिव टू अदर क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हाँ ध्यान से कोई इंटीग्रेशन करेगा तो सही आंसर पे पहुंच सकता है। थैंक यू।